नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए आज चुनावी प्रचार का शोर थम गया। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने खूब ताकत झोंकी, पर इस प्रचार के दौरान कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। इस पूरे चुनावी माहौल में जहां कई दल आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस अपेक्षाकृत कमजोर और बिखरी हुई नजर आई। राहुल गांधी की भूमिका भी इस चुनाव प्रचार में सवालों के घेरे में रही, मानो चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया हो। तो कांग्रेस ने आखिर क्यों तमिलनाडु और बंगाल में मान ली अपनी हार, इस पर आज चर्चा करेंगे। पर राहुल गांधी लीगल बैटल में भी हारते दिखाई दे रहे हैं। और बात पवन खेड़ा की करें तो पवन खेड़ा अब कानूनी लड़ाई में ऐसे फंस गए हैं कि जहां से उनका निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। खबर यह है कि पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की तरफ से दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा को बचाने की कई सारी दलीलें दी। सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के भागने का कोई खतरा नहीं है और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे फंस रहे हैं राहुल गांधी के साथ साथ पवन खेड़ा, आज इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस पार्टी ने क्यों आखिर दूरी बना ली? देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस को यानी कि राहुल गांधी को लग रहा था कि तमिलनाडु में हमारे लिए कोई स्कोप है नहीं। डीएमके के लिए है, उधर एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए है। डीएमके अगर जीत कर भी आती है तो कांग्रेस के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेगी। जो पहले ही ये लोग नेगोशिएशन कर रहे थे कि नहीं, डीएमके और कांग्रेस की सरकार यानी कि 8-10 पार्टियों का गठबंधन है, उसकी सरकार बनती है तो हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी सरकार में कोई मंत्री पद मिलना चाहिए। डीएमके ने कह दिया नहीं, पावर शेयरिंग के मुद्दे पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कुछ और बताओ। इन लोगों ने सेटिंग वेटिंग की और उसके बाद राज्यसभा की एक सीट मांग ली। जब राज्यसभा की सीट मांग ली उसके बाद तो आपके पास अधिकार ही खत्म हो गया कि आप सीटों के लिए भी नेगोशिएशन करें। तो इसलिए राहुल गांधी को प्रचार के लिए वहां बुलाया भी नहीं गया। 1-2 बार कैंपेन करने के लिए गए और उसके बाद खुद ही दिल्ली में बैठकर तमिलनाडु के चुनाव देखते रहे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके अपने बेस के साथ चल रही है। टीवी के यानी कि थलापति विजय की पार्टी वो यूथ के साथ खड़ी है और डीएमके एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जो एआईडीएम के साथ गठबंधन के कारण एआईडीएमके को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला है, यानी कि हिंदुत्व का एक नया एजेंडा वहां चला है, मुद्दा चला है, उसके कारण फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। डीएमके तो मेहनत करेगी ही, स्टालिन मेहनत करेगा ही, क्योंकि उसको तो वहां सत्ता बचानी है। लेकिन राहुल गांधी के हाथ में कुछ है ही नहीं तो वहां मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन केरल में इन लोगों ने कुछ मेहनत की है, जिसका परिणाम सामने आने से पहले 4 विचारधारा के 4 लोग वहां मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनने की स्थिति आई तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। केसी वेणुगोपाल दिल्ली से पेश किए जा रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से वहां के लीडर हैं जो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये केरल की राजनीति अभी 4 मई को पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने थोड़ा बेहतर काम किया, कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर किया, क्योंकि वहां पर ये चुनाव में गए, मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा उतारा। मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और मालदह में इन्होंने प्रचार किया, प्रियंका वाड्रा को ही भेजा। वहां पर कुछ कद्दावर नेता पैदा किए, जिसके कारण अब वहां पर मुसलमान कांग्रेस के साथ थोड़े खड़े नजर आ रहे हैं। जो पहले डीएमके के साथ होते थे अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मुस्लिम वोट जो इन लोगों ने मान लिया था कि जौन से स्टेट में जिस रीजनल पार्टी के पास मुस्लिम वोट है उसी को छोड़ दो, यानी बिहार जाओ, अगर गठबंधन न होगा तो भी तेजस्वी यादव को छोड़ दो। उत्तर प्रदेश जाओ, गठबंधन न भी होगा तो यही प्रियंका वाड्रा पिछले विधानसभा चुनाव में कैंपेन करती थी और उसके बाद अखिलेश यादव को देखकर मुस्कुराती थी कि नहीं नहीं आप ही सही हो। जिस तरह से वो वैसी है
ओवैसी गया तमिलनाडु में और कहा कि मुसलमान डीएमके को वोट दें। हम मुसलमानों को ये अपील करते हैं कि डीएमके के साथ खड़े रहें, एआईडीएमके के साथ क्यों नहीं? जब वैसे चुनाव नहीं लड़ रहा तमिलनाडु में तो उसको प्रचार करके डीएमके का सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि डीएमके एंटी हिंदू पार्टी है। यही उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि ये सनातन धर्म ऐसा है जो रोग है, बीमारी है, ये एड्स जैसी बीमारियों की तरह है, इसको पूरा सफाया करना चाहिए, खत्म करना चाहिए इसको। तो वही उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन की पार्टी को समर्थन करने पहुंच गया। राहुल गांधी को लगता था कि जहां पर अरविंद केजरीवाल जीत रहा है भाजपा तो हार रही है, अगर ममता बनर्जी जीत रही है भाजपा तो हार रही है। लेकिन इस बार इन लोगों को लगा कि ये भाजपा भाजपा करते हुए भाजपा को हराने के चक्कर में कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुछ बेहतर काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, न कि कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए संभावना तो नहीं है। लेकिन इस बीच चुनाव में जो राहुल गांधी का ये बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ा, जिसमें दिख गया कि राहुल गांधी को इन चुनावों में कोई उम्मीद नहीं है, न पुडुचेरी में है, न पश्चिम बंगाल में है, असम में बिल्कुल नहीं है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में इनको लगता नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। केरल एक ऐसी जगह है जहां से प्रियंका वाड्रा भी सांसद है, राहुल गांधी भी पहले सांसद रह चुके हैं, तो और केसी वेणुगोपाल जैसे लोग इनके इर्द गिर्द है, तो मजबूरी में केरल चुनाव में एक्टिव होना पड़ा। लेकिन आगे ये सारे चुनावों का परिणाम जब आएगा तो ये सारा ठीकरा तो राहुल गांधी पर फूटेगा कि अब हार का कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाओगे। क्योंकि एक भी स्टेट में चुनाव जहां पर कुछ संभावना होती है वहां भी हार जाते हो, जहां संभावना नहीं होती है वहां पर कांग्रेस की इज्जत नहीं बचा पाते। जैसे पश्चिम बंगाल में पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत कर लाए, तो यानी कि कांग्रेस के लिए तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि इतने बड़े स्टेट में 294 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर आप जीत दर्ज करके नहीं आते हो। तो इसलिए ये बेइज्जती का ठीकरा तो राहुल गांधी के ऊपर ही फूटेगा। और तभी राहुल गांधी ने दूरी भी बना ली है। लेकिन सर बात पवन खेड़ा की करें तो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तो तमाम दलीलें दी गई, लेकिन क्या वो बच सकते हैं पवन खेड़ा? देखिए जो स्थिति दिख रही है, यानी कि राहुल गांधी अभी नागरिकता के मामले में फंसे हैं। डीप स्टेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि सुभाष विद्यार्थी ने आखिरकार अपने आप को इस केस से अलग कैसे कर लिया। अगर उन्होंने फैसला दे दिया था एफआईआर और सीबीआई जांच की, तो अचानक से उनके दिमाग में क्या आ गया कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने फैसला पलट दिया? उनको कैसे यह अनुभव होने लगा कि नहीं राहुल गांधी ये बड़े नेता हैं, तो उनको नोटिस दिए बिना एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? तो क्या पहले नहीं जानते थे कि राहुल गांधी बड़े नेता है, एक बड़े पर्सनालिटी हैं, जिसके खिलाफ अगर कोई आप सुनवाई पर फैसला करते हो तो आपको उनका पक्ष भी सुनना चाहिए? पक्ष तो इतने दिनों से सुन रहे थे, अब नए नोटिस की क्या जरूरत थी? तो ये बताया जा रहा है जुडिशियल सेटिंग का जो मामला चला है, अभी जो डीप स्टेट एक्टिवेट हुआ है, वो रात में इन लोगों के साथ सिटिंग करता है। लेकिन अभी कुछ जगहों पर स्थिति ऐसी हो गई है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, जो कि माने जाते हैं कि जिनके हाथ में केस गया तो वो जमानत दिलवा देंगे, आरोप मुक्ति तो नहीं करवा सकते, लेकिन जमानत दिलवा देंगे। इसीलिए पॉलिटिकल लॉयर कहे जाते हैं, एडवोकेट कहे जाते हैं कि जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाएगा, चाहे कपिल सिब्बल के पास जाएगा, चाहे केटीएस तुलसी के पास जाएगा, और ये सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से राज्यसभा सांसद भी होते हैं। तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना गए, इनके बेल लेकर आए, क्योंकि वहां सरकार भी इनकी है। और तेलंगाना में इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। पहचान पत्र में पवन खेड़ा का पहचान पत्र जो दिया, आधार कार्ड दिया, उसमें जो एड्रेस था वो उनकी बीवी का, और वो उनकी बीवी का एड्रेस दिल्ली का था। और वहां के जो जस्टिस थे वो जज भी ये नहीं देख पाए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहा है। उन्होंने बेल अप्रूव कर दिया, भले ही ट्रांजिट बेल दिया हो। असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है, जुरिडिक्शन का मामला है, आप तेलंगाना गए क्यों? तो हमारी पत्नी वहां पर रहती है। अगर रहती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो परमानेंट वहां का रेसिडेंट है। ये तो कोई भी दुनिया में किसी जगह रहेगा तो वहां का वो ऑथोरिटी तो लेकर नहीं रखा है। तो इसीलिए उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जमानत नहीं मिलेगी, अब आपको गुवाहाटी जाना ही पड़ेगा। मतलब या तो गुवाहाटी जाओ या दिल्ली जाओ। और इसलिए कहा गया कि जब आपको गिरफ्तारी का डर लग रहा है तो अभिषेक मनु सिंघवी को तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मामला आपके खिलाफ है।
यहां भी याचिका लेकर अभिषेक मनु सिंह भी आए, तेलंगाना में भी उन्होंने ही आपके बदले याचिका दायर की थी, गुवाहाटी में भी वही कर सकते हैं। तो आपने गुवाहाटी को छोड़ा क्यों? तो इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में मजबूरी में इनको जाना पड़ा। वहां सुनवाई में तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, ये डिफेमेशन का मामला, इसमें कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहां के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि ये मामला डिफेमेशन का नहीं है, क्रिमिनल डिफेमेशन का एक चार्ज इनके ऊपर है, इसके अलावा भी 14 चार्जेज हैं और सारे सेक्शन ये बताते हैं कि इनको 8 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फर्जी दस्तावेज बनवाए। उसके लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने के लिए आपने सील और मुहर का जो इस्तेमाल किया वो भी फर्जी था, ऑथोरिटी नहीं थी आपके पास। आप होम मिनिस्ट्री का या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का मुहर बनवा लोगे और उसका इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज बनवा लोगे और उससे किसी ऐसे पॉलिटिशियन को बदनाम करोगे जो चुनाव में जाने वाला है, जिसके सत्ता दांव पे लगी है, और आप कहते हो कि ये डिफेमेशन का केस है। तो ये चुनाव को प्रभावित करने का एक मामला, फर्जी दस्तावेज का दूसरा मामला, फर्जी मुहर बनाने का दूसरा मामला, फर्जी साइन करने का मामला, और उसके बाद आपने सेंटिमेंट को, यानी कि असम के लोगों के जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर विश्वास करते हैं, उसके सेंटिमेंट को भड़काया। अगर समाज में विद्वेष पैदा किया, हो सकता है कि इससे दंगा फैल जाता, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो ये डिफेमेशन का मामला नहीं है। और पवन खेड़ा जिनके खिलाफ 19 केस दर्ज हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि असम की पुलिस इनके घर पर पहुंचती है और ये बंगला छोड़कर भाग जाते हैं। जब असम की पुलिस कर्नाटक पहुंचती है, वहां ये दिखाई नहीं पड़ते। तेलंगाना में हैदराबाद पहुंचती है, पता चलता है ये चेन्नई चले गए हैं। तो ये जिस तरीके से भाग रहे हैं, हो सकता है कि कल अगर गिरफ्तारी के लिए लग जाए इनको कि नहीं अब तो गिरफ्तार कर लिया जाएंगे, तो ऐसे समय में तो विदेश भाग जाएंगे। तो इसलिए हम गिरफ्तारी की बात अभी नहीं कर रहे। और एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की बात बाद में होगी, पूछताछ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो आप कम से कम ये कीजिए, अंतरिम जमानत मिल जाए या फिर इनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाए कि नहीं पूछताछ होगी, गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए इनका पासपोर्ट तो जब्त किया जाए। इनका पासपोर्ट नहीं रहेगा तो कम से कम ये तो लगेगा कि ये देश में ही रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ। यानी गुवाहाटी जाकर पवन खेड़ा भी फंसा है, और ऐसा फंसा है कि आप अग्रिम जमानत ले लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असम की पुलिस आपसे पूछताछ करेगी और हिरासत में लेने से पहले पासपोर्ट जब्त करेगी, और उसके बाद लगातार पूछताछ करेगी जब तक कोऑपरेट नहीं करोगे। तो पूछताछ का मतलब है दिन भर पूछताछ करो, उसके बाद घर पे जाओ। यानी कि आप गिरफ्तार ना हो के भी पुलिस के कस्टडी में रहेंगे। ये कोर्ट के जमानत, कोर्ट के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पवन खेड़ा ने जालसाजी और मानहानि के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुआन शर्मा के उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। दरअसल खेड़ा ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि रिनिका भुआन शर्मा के पास कई पासपोर्ट है, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज हुई। पर झूठे आरोप लगाना पवन खेड़ा को भारी पड़ता नजर आ रहा है। बड़े एक्शन की कार्रवाई हो रही है। खेड़ा आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।